ये वो लास्ट ईयर की है। बड़ा माँ तो बचपन से पालती पोसती है, ऐसा क्यों किया? 3 जुलाई 2026 जयपुर के अफसोस। प्रताप नगर में शाम के लगभग 5:45 बजे थे। 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल घर लौट रही थीं। वह सड़क के किनारे चल रही थीं, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई एक सफेद स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि उनका शरीर कई फीट दूर जा गिरा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआत में यह एक सामान्य हिट एंड रन केस लग रहा था। भारत में ऐसे सड़क हादसे अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा था जिसने इसे बाकी मामलों से अलग बना दिया। मौत से कुछ दिन पहले नीरज शर्मा के घर की सीढ़ियों पर जलता हुआ नारियल, नींबू मिर्च और सिंदूर फेंका गया था। देखने में यह किसी तांत्रिक टोटके या काले जादू जैसा लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। यह सब नीरज शर्मा को डराने के लिए किया जा रहा था, ताकि वे घर से बाहर निकलें और उन्हें रास्ते से हमेशा के लिए हटाया जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह साजिश किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी आयुषी शर्मा ने रची थी। आयुषी आखिर अपनी मां को क्यों मारना चाहती थी? इस सवाल का जवाब लालच में छिपा था। नीरज शर्मा के नाम करोड़ों की संपत्ति थी। हालांकि यह संपत्ति पहले उनके पति विजय कुमार शर्मा की थी। विजय कुमार शर्मा जयपुर कोर्ट में एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। उनकी अचानक मृत्यु के बाद सारी संपत्ति नीरज शर्मा के नाम हो गई। पति की मौत के बाद नीरज शर्मा पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। उनका बेटा दिव्यांग था और उसे विशेष देखभाल की जरूरत थी। इसी बीच परिवार में संपत्ति और सरकारी नौकरी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सरकारी नियमों के अनुसार विजय कुमार शर्मा की मृत्यु के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के तहत सरकारी नौकरी मिल सकती थी। आयुषी चाहती थी कि यह नौकरी उसे मिले। उसे लगता था कि बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के मिलने वाली यह नौकरी उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन नीरज शर्मा के भाई राकेश कुमार शर्मा ने सलाह दी कि नौकरी नीरज शर्मा को ही लेनी चाहिए, ताकि वह अपने दिव्यांग बेटे और परिवार की जिम्मेदारियां संभाल सकें। यहीं से मां और बेटी के रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई। आयुषी इस फैसले से बेहद नाराज हो गई। दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। आखिरकार आयुषी अपनी मां का घर छोड़कर अपने चाचा मोहन स्वरूप के पास रहने चली गई। आयुषी के अपनी मां से अलग होने के बाद उसकी नजदीकियां अपने चाचा मोहन स्वरूप के साथ बढ़ने लगीं। मोहन स्वरूप और नीरज शर्मा के बीच पहले से ही संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मोहन स्वरूप की नजर भी उस करोड़ों की संपत्ति पर थी जो विजय शर्मा की मृत्यु के बाद नीरज शर्मा के नाम हो गई थी। एक तरफ आयुषी को सरकारी नौकरी चाहिए थी और दूसरी तरफ मोहन स्वरूप को संपत्ति। दोनों के स्वार्थ एक ही दिशा में जा रहे थे। यहीं से एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। सरकारी नियमों के अनुसार यदि नीरज शर्मा की मृत्यु हो जाती तो उनकी नौकरी उनके बच्चों को मिल सकती थी। चूंकि उनका बेटा दिव्यांग था और सरकारी नौकरी करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए नौकरी सीधे आयुषी को मिलने की संभावना थी। इसी लालच में आयुषी ने अपनी मां को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने इस योजना के बारे में अपने चचेरे भाई बलराम से बात की। बलराम मोहन स्वरूप का बेटा था। बाद में यह बात मोहन स्वरूप तक पहुंची। आयुषी ने इस काम के बदले अपने चाचा को 5 बीघा जमीन देने का वादा किया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही थी। मोहन स्वरूप और बलराम इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक समस्या थी। हत्या ऐसी होनी चाहिए थी कि वह एक सामान्य सड़क दुर्घटना लगे। यदि पुलिस को जरा सा भी शक होता कि यह हत्या है, तो आयुषी को सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलती। यहीं से कई महीनों तक चलने वाली तैयारी शुरू हुई। योजना को अंजाम देने के लिए 5 लोगों की एक टीम तैयार की गई। बताया गया कि इस पूरे ऑपरेशन पर लाखों रुपए खर्च किए गए। हेमंत शर्मा नाम का युवक इस टीम का लीडर था। उसके साथ आकाश शर्मा, मोहित शर्मा, रोहित जादव और अरविंद शर्मा शामिल थे। इन लोगों ने तय किया कि नीरज शर्मा की हत्या को सड़क दुर्घटना की तरह दिखाया जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें नीरज शर्मा की दिनचर्या जाननी थी। मोहित शर्मा ने महीनों तक नीरज शर्मा की निगरानी की। वह कब घर से निकलती हैं, कहां जाती हैं, कब लौटती हैं और उनका रोज का रूट क्या है, हर जानकारी इकट्ठा की जाने लगी। कुछ दिनों की निगरानी के बाद उन्हें पता चला कि नीरज शर्मा लगभग हर शाम अपने बेटे को कोचिंग छोड़ने पैदल जाती हैं।
यही उनकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसके बाद आयुषी और उसके साथियों ने एक थार गाड़ी किराए पर ली। योजना थी कि उसी गाड़ी से नीरज शर्मा को टक्कर मार दी जाए। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी जगह पर तैयार बैठे थे। जैसे ही नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस लौटने लगी, उन्होंने हमला करने की कोशिश की। थार उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन आखिरी क्षण में नीरज शर्मा बच गई। गाड़ी उन्हें छूते हुए निकल गई और पहली हत्या की कोशिश नाकाम हो गई। यह नीरज शर्मा के लिए बेहद डरावना अनुभव था। अब उन्हें महसूस होने लगा था कि कोई उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, खिड़कियां और सुरक्षा इंतजाम मजबूत कर दिए। कुछ दिनों तक उन्होंने खुद को घर के अंदर ही सीमित रखा। इस वजह से हमलावरों को कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा। घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लग चुके थे, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कुछ दिनों तक उन्होंने घर से निकलना भी कम कर दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। 27 जून की दोपहर करीब 1 बजे नीरज शर्मा के घर में एक अजीब घटना हुई। घर की सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि बाहर से एक जलता हुआ नारियल घर के अंदर फेंका गया। इसके बाद लाल सिंदूर, जलता हुआ कपड़ा, नींबू मिर्च और अन्य तांत्रिक सामान भी घर के अंदर फेंका गया। नीरज शर्मा के बेटे ने यह सब अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। जो भी यह कर रहा था, उसका मकसद सिर्फ डर पैदा करना था। योजना यह थी कि नीरज शर्मा को लगे कि कोई उन पर काला जादू कर रहा है। डर के कारण वह घर से बाहर निकलेंगी और तब उन्हें मारने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यह योजना भी असफल रही। नीरज शर्मा उस दिन घर से बाहर नहीं निकली। अब तक 2 बार साजिश नाकाम हो चुकी थी। पहली बार सड़क दुर्घटना की कोशिश और दूसरी बार डराने की योजना। 3 जुलाई 2026 की शाम नीरज शर्मा रोज की तरह अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर वापस लौट रही थीं। इस बार पूरी तैयारी पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। हेमंत शर्मा ने एक सफेद स्कॉर्पियो किराए पर ली थी। गाड़ी आकाश शर्मा चला रहा था, जबकि अरविंद शर्मा उसके साथ बैठा था। मोहित शर्मा लगातार नीरज शर्मा का पीछा कर रहा था और उनकी हर गतिविधि की जानकारी फोन के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचा रहा था। रोहित जादव एक मोटरसाइकिल पर तैयार खड़ा था ताकि वारदात के बाद सभी लोग आसानी से फरार हो सकें। सब कुछ पहले से तय था। किस सड़क पर हमला होगा, किस समय हमला होगा, हमले के बाद कौन कहां जाएगा, यहां तक कि भागने का रास्ता भी पहले से तैयार था। जैसे ही नीरज शर्मा सड़क के किनारे पैदल चल रही थीं, स्कॉर्पियो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। इस बार कोई गलती नहीं हुई। गाड़ी सीधे नीरज शर्मा से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका शरीर कई फीट ऊपर उछल गया और दूर जाकर गिरा। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो चुका था। जिस मां ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए फैसले लिए थे, उसी बेटी की साजिश ने उसकी जिंदगी छीन ली थी। वारदात के तुरंत बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले। कुछ ही देर में सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह शव के पास जाए। चोटें इतनी गंभीर थीं कि पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया। नीरज शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर आयुषी को जब अपनी मां की मौत की खबर मिली तो वह घटनास्थल पर पहुंची और रोने बिलखने का नाटक करने लगी। वह लोगों के सामने ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं हो। नीरज शर्मा की मौत के बाद ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि यह एक साधारण सड़क दुर्घटना है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे शुरुआत से ही इस कहानी में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वह थे नीरज शर्मा के भाई राकेश कुमार शर्मा। राकेश कुमार अपनी बहन की जिंदगी में चल रहे हर तनाव के बारे में जानते थे। उन्हें पता था कि आयुषी और नीरज शर्मा के बीच सरकारी नौकरी और संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि मां की मौत के बाद पहले दिन आयुषी खूब रोई, लेकिन अगले ही दिन उसका व्यवहार अचानक सामान्य हो गया। यह बात राकेश कुमार को बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लगी। इसी शक के आधार पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और आयुषी के साथ साथ मोहन स्वरूप तथा उसके परिवार का नाम भी जांच में शामिल करने की मांग की। क्योंकि मृतक एक सरकारी कर्मचारी थीं, इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। सबसे पहले पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
फुटेज देखने के बाद जांच अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण बात समझ आई। स्कॉर्पियो ने नीरज शर्मा को गलती से टक्कर नहीं मारी थी। गाड़ी की दिशा और मूवमेंट देखकर साफ लग रहा था कि चालक ने जानबूझकर वाहन उनकी तरफ मोड़ा था। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि यह सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। इसके बाद पुलिस ने नीरज शर्मा के घर के सीसीटीवी फुटेज भी देखे। वहीं उन्हें काला जादू और तांत्रिक सामान फेंके जाने वाली घटना की रिकॉर्डिंग मिली। जांच आगे बढ़ी तो एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपियों ने हत्या के बाद स्कॉर्पियो को कुछ दूरी पर छोड़ दिया था। पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी के अंदर से नीरज शर्मा की कुछ चीजें और तांत्रिक सामान भी मिला। अब पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब वाहन के मालिक से पूछताछ की गई तो पता चला कि यह स्कॉर्पियो हेमंत शर्मा नाम के युवक ने किराए पर ली थी। यहीं से जांच सीधे हेमंत शर्मा तक पहुंच गई। इसके बाद एक एक कर सभी नाम सामने आने लगे। हेमंत शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, रोहित जादव, मोहित शर्मा, बलराम और मोहन स्वरूप। पुलिस ने सबसे पहले मोहन स्वरूप को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान वह टूट गया। उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। मोहन स्वरूप ने स्वीकार किया कि आयुषी शर्मा ने ही अपनी मां की हत्या की योजना बनाई थी। उसके बयान के बाद पुलिस सीधे उस गांव पहुंची जहां नीरज शर्मा का अंतिम संस्कार चल रहा था। वहीं से आयुषी को पूछताछ के लिए ले जाया गया। शुरुआत में उसने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया, लेकिन जब उसे बताया गया कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज, किराए की गाड़ी के रिकॉर्ड और गवाहों के बयान मौजूद हैं, तो उसके खिलाफ सबूत मजबूत होते चले गए। आखिरकार पुलिस ने आयुषी शर्मा को अपनी मां की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान एक और सनसनीखेज आरोप सामने आया। राकेश कुमार शर्मा ने दावा किया कि आयुषी के पिता विजय कुमार शर्मा की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विजय शर्मा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तब आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम उन्हें एक अज्ञात अस्पताल में ले गए थे और कई महीनों तक परिवार को सही जानकारी नहीं दी गई। यह भी आरोप लगाया गया कि आयुषी ने अपने पिता की फीडिंग ट्यूब निकाल दी थी, जिसके कारण उनकी हालत और बिगड़ गई। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी भी जारी है और इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ थी, सरकारी नौकरी और संपत्ति पाने की लालच में एक 24 वर्षीय लड़की पर अपनी ही मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। इस घटना ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया। सबसे दुखद बात यह रही कि इस साजिश में केवल एक मां की जान नहीं गई, बल्कि एक दिव्यांग बेटे का सहारा भी हमेशा के लिए छिन गया। जिस मां ने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फैसले लिए थे, आखिरकार उसी फैसले ने उसे अपनी बेटी के निशाने पर ला खड़ा किया। और इसी के साथ यह मामला भारत के सबसे चौंकाने वाले पारिवारिक अपराधों में शामिल हो गया। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज लेकर आते रहते हैं।